उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सिमिलर चीज़ें चल रही है डेटा साइंस में, तो डेटा साइंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कितना डिफरेंस है, कितना ओवरलैप है। सो एज ए ऑडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हमें किस में जाए कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, डेटा साइंस, डीप लर्निंग बेस्ड एनालिसिस या बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वेलकम टू चैनल। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर प्रवीण कुमार, ए सीनियर बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं एस्ट्राजेनिका में, और आज हमने इनको इनवाइट किया है और फुल हम लोग बात करेंगे कैरियर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। पहले बता दूं इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे और किसको किसको ये वीडियो देखना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जो भी क्या होता है, क्या कैरियर स्कोप है, क्या स्किल्स चाहिए, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, और कोई इसमें अगर सेटअप करना चाहता है कैरियर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहले इनके बारे में डिटेल जानते हैं एंड देन वी विल लर्न मोर अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो प्लीज़ वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू। सो अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी पोजीशन है? मैं सीनियर बायोइन्फॉर्मेटिशियन हूँ एस्ट्राजेनिका में, जो प्रोटियोमिक्स साइड का बायोइन्फॉर्मेटिक्स कह सकते हैं हम। यहाँ का जो केमिकल बायोलॉजी और प्रोटियोमिक्स ग्रुप है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सो बेसिकली ड्रग डिस्कवरी में आप यहाँ पे हैं। हाँ। सो थोड़ा सा इनकी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या डिग्री लिया है, क्या क्या कोर्सेज किया हुआ है एंड देन विल स्टार्ट। तो मेरा अंडर ग्रेड जो है बीएससी 3 ईयर वाला, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। कहाँ से? इंदौर से। इंदौर में एक प्राइवेट कॉलेज से जो एफिलिएटेड थी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। ओके। और फिर वहाँ से फिर मैं गया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स लिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और उसके बाद फिर मैं कुछ दिन काम कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेंगलोर में। वहाँ से जॉन्स हॉपकिंस आया एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। फिर मैं यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर पीएचडी अप्लाई करने लगा, और फिर मैं यूएस में आया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा पीएचडी करने के लिए, जहाँ पे मैंने एक और मास्टर्स डिग्री भी ले ली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। So that was kind of integrated. That was it was not integrated, but ऐसा हुआ कि मैंने उसकी डिग्री ले सकते थे, तो मैंने बोला एक सिक्योर कर लिया जाए मास्टर्स की डिग्री, बिकॉज क्रेडिट्स पूरे थे। और फिर कंटिन्यू किया अपना पीएचडी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, कैरियर के बारे में। सो अगर कोई पर्सन नया है, उसको पता नहीं है, और उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। रिसेंटली डीएनए, प्रोटीन और इन सब के बारे में काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो जब इन चीज़ों पे लोग रिसर्च करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन निकालना कि भाई अगर किसी बीमार और हेल्दी पर्सन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा है जो उसको बीमार कर रहा है और क्या ऐसा है जो हेल्दी है। तो अगर एक जनरल मैं बता रहा हूँ, तो वो डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इंसान ऐसे देख के नहीं उसको बता सकता कि अच्छा क्या फर्क हो रहा है, क्योंकि डाटा इतना ह्यूज है कि आपका ब्रेन और आई से कुछ आप देख ही नहीं सकते, ब्रेन और आई से। तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको कंप्यूटर्स की मदद चाहिए, क्योंकि या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हो आप, उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स मेथड्स यूज करते हो, और उसके बाद फिर आप उस डेटा से इंफॉर्मेशन माइन करते हो, जो कि एक डेटा माइनिंग का प्रोसेस आप कह सकते हो। तो इसलिए हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, ताकि उतना ह्यूज डेटा को एनालाइज कर सकें, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस विथ बायोलॉजी आ जाता है, जिसको हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। सो कंप्यूटर एंड बायोलॉजी है या स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स भी है? वो भी है, क्योंकि आप प्रोग्राम तो लिख लोगे, लेकिन प्रोग्राम में लिखना क्या है, वो हम एनालाइज कर तो रहे हैं, लेकिन उसको एनालाइज कैसे करना है, वो मेथड हमें स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग है और वो सारी चीज़ें देती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कहाँ कहाँ मेजर एप्लीकेशन है? अगर आप आइडिया लेना चाहें तो कहाँ कहाँ मेजर एप्लीकेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में? देखिए बहुत विंग्स आ जाएंगे, बहुत ब्रांचेस आ जाएंगे। जैसे अपना फार्मास्यूटिकल तो है, जिसमें मैं हूँ, आप हैं। एकेडमिक्स रिसर्च है अपना, और देखा जाए तो थोड़ा सरप्राइजिंग, पता नहीं आपको लगेगा या नहीं, बट फूड इंडस्ट्री में है, फोरेंसिक्स में है, पेट्रोलियम में है,
सो एक आध दो एग्जांपल बताइए। जैसे कि बहुत रिसेंटली नहीं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक प्रोजेक्ट आया था, आई थिंक वो इंडिया से ही कुछ प्रोजेक्ट था या तो उसमें ये था कि जो ऑयल वेल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो अब रिमेनिंग बहुत सारा चीज़ बच जाएगा ना, हम भले सारा ऑयल निकाल लें, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से हम कैसे और ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए लोगों ने प्रपोज किया कि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो दे कैन ब्रेक डाउन some of those remaining part and they can make it petroleum. they can make it something that we can use it and extract petroleum. तो ये स्टडी था कि हम कल्चर करेंगे एंड देन वी कैन सी कि कौन सा बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है, नहीं करता, तो उस पर फिर वो डेटा जनरेट होता है। तो वो जैसे माइक्रोबायोम हम स्टडी करते हैं ना, हेल्थ को रिलेट करते हैं कि हमारा जो शरीर पे जो बैक्टीरिया है वो हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, तो उसी का एप्लीकेशन आप समझ लो पेट्रोलियम में कर दिए या फिर एनवायरनमेंट में। मुझे एक जैसे कंफ्यूजन था ग्रोइंग अप ड्यूरिंग मास्टर या उसके बाद कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि ओनली डेटा बैंक बनाना और डेटाबेस बनाना। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जीनोम डेटा बैंक है या प्रोटियोम डेटा बैंक है, ओनली डेटा बैंक बनाते हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। हाँ, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा होगा नहीं तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मेथड्स यूज करते हैं, चीज़ें यूज करते हैं, तो हमें अगर प्रायर इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं तो हम कई बार हम प्रॉपर मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो भी जरूरी है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। कौन सा किसको एक्साइट करता है कि मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, वो डिपेंड करता है। अगर हेल्थ केयर में या बायोमेडिकल रिसर्च में कोई एक एग्जांपल देना चाहोगे कि बहुत अच्छा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन है? एक तो हो सकता है जैसे कि आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन जैसे है, या टारगेट आइडेंटिफिकेशन भूल जाइए, आप डायग्नोस्टिक्स में चले जाइए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक डिजीज पर्सन है और एक नॉन डिजीज्ड है ग्रुप, तो उसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है या कौन सा ऐसा जीन है जो ओवर एक्सप्रेस हो रहा है या अंडर एक्सप्रेस हो रहा है, जिसके कारण ये डिजीज अफेक्ट हो रहा है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया आपका हेल्थ केयर इसमें, है ना। कई बार म्यूटेशंस होते हैं, तो वो म्यूटेशंस हेल्दी में नहीं है, डिजीज में हैं, तो वो आप एसोसिएशन ये कर सकते हो कि किस म्यूटेशन की वजह से ये है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया था जब मैं एक जीनोमिक डेटा एनालाइज कर रहा था, उसमें जो इंडियन लोगों का जीनोम था उसमें ना ऑल्फैक्टरी आई थिंक कोई जीन था। तो हम ज़्यादा डीप तो उसमें नहीं गए थे, बट तो वहाँ एक म्यूटेशन था, तो वी आर अज्यूमिंग कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूटेशन हो सकता है कि हम ज़्यादा तीखा खा सकते हैं या नहीं, ऑल्फैक्टरी नहीं है वो, तो ऑल्फैक्टरी तो स्मेल हो जाएगा, बट टेस्ट के लिए जो होता है जीन वो उससे रिलेटेड था। इस पे हम दोबारा आएंगे कंपेयरिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद डिफरेंट एरिया, बट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सन अगर इंटरेस्टेड है इस एरिया में जाने के लिए इंटरमीडिएट के बाद या बीएससी के बाद, हाउ दे कैन स्टार्ट द करियर, व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज and how they should focus to make a good career in bioinformatics? तो इसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली है रिसर्च में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या फिर बायोलॉजी साइड में। तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद मेन जो मैं कहूँगा वो रहेगा कि आपका बायोलॉजी का नॉलेज कैसा है और आपका कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग में आपको कितना मज़ा आता है। ये भी हो सकता है कि आपको कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स आता हो और थोड़ा बहुत बायोलॉजी आता हो, फिर भी चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो जब आप करने लगते हो तो आप सीख सकते हो। हाँ, और उसका एप्लीकेशन चूंकि बहुत वाइड है तो जरूरी नहीं है कि हमें ह्यूमन बायोलॉजी ही समझना होगा। कई बार आप पढ़ते बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो, प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो और बायोलॉजी भी एक सर्टेन इस पे पढ़ते हो, लेकिन फील्ड इतना चेंज हो रहा है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत होगी या कुछ और की जरूरत होगी। यू कैन प्रेडिक्ट। हाँ, और ये भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है।
सो बैचलर डिग्री क्या इंडिया में हर जगह है? अब तो काफ़ी जगह हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं शुरू किया था तब बीएससी में भी मैं पहला बैच था मेरे कॉलेज का, मास्टर्स में भी पहला बैच था। उसके बाद आई थिंक धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स होता था। हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था मुझे उस समय, अभी मैंने चेक नहीं किया है कि उनका करिकुलम क्या है, उस समय जो करिकुलम उनका था बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वो एग्जैक्टली सेम होता था बायोटेक्नोलॉजी से, बस एक सेमेस्टर में एक थोड़ा सा वो प्रोग्रामिंग डाल देते थे। ओह, सो दैट वाज नॉट एक्चुअल दैट वाज नॉट एक्चुअल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको और भी चीज़ें चाहिए, तो वो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही कोर्स था, लेकिन एक छोटा सा एक पेपर था जो प्रोग्रामिंग का था, तो वो आपको प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस और वो नहीं करते थे। आप क्या रिकमेंड करते हो कि मास्टर के बाद किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है इंडिया में या बाहर कहीं पे, या दे हैव टू डू पीएचडी? मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप पीएचडी कर लो, आपको जॉब भले मिल जाएगी, बट अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहते हो तो आप पीएचडी जरूर करो। लेकिन हाँ, जॉब मिल जाती है, और कई लोग हैं जो मास्टर्स के बाद डायरेक्टली जॉब में गए हैं, और मैं कई ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने मास्टर्स लेवल पे ही, तो उनके पीएचडी की जरूरत भी नहीं पड़ी और वो ग्रो कर रहे हैं, तो बट वो ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड आई थिंक मैंने भी कुछ लोगों से जानता हूँ कि पीएचडी मास्टर करके इंडिया से पीएचडी यूरोप से और बहुत डिफरेंट जगह से कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक काफ़ी यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन कंट्री में काफ़ी डिमांडिंग है पीएचडी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। काफ़ी ज़्यादा है, और ट्रेनिंग भी काफ़ी डिफरेंट है। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैं इंडिया में सीखा और जब मैं यूएस आकर के वही चीज़ देखता था, तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि अच्छा, ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती हैं, या इस पे हमारे कॉलेजेस में फोकस नहीं था। तो वो चीज़ें मैं यहाँ आके देखता था कि नहीं, यहाँ की ट्रेनिंग बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पे मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। प्रोग्रामिंग एक पार्ट था, हमारे यहाँ था कि अच्छा बस प्रोग्रामिंग कर लो और बायोलॉजी पढ़ लो, लेकिन बाकी चीज़ों को वो जोड़ के नहीं बताते थे कि इसका एप्लीकेशन बायोलॉजी में क्या हो सकता है। यहाँ पे हम उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे, है ना, तो वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। सो चलिए बात करते हैं कि अगर अच्छा करियर सेटअप करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो क्या क्या हम लोगों को स्किल्स चाहिए। हम लोग एक चीज़ तो बात कर लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरडिसिप्लिनरी है, आपको थोड़ा सब कुछ चाहिए। सो अब बात कर ले हम लोग कि मास्टर और पीएचडी लेवल एटलीस्ट चाहिए अच्छी जॉब के लिए, और पीएचडी है तो इज द बेस्ट, लॉन्ग टर्म में आप ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में आप क्या क्या प्रोग्रामिंग में डिमांड रहती है? हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरह की हैं। जो आई थिंक मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट यूज्ड अभी मैं कहूँगा वो है पाइथन और आर। बट जरूरी नहीं है कि आपको यही दो आने चाहिए, है ना। अगर आप पर्ल में भी बेहतर हो, आप वो जो टास्क है आप वो कर सकते हो पर्ल में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट पीपल से पाइथन इज इजियर देन अदर, मतलब ऐसा कहते हैं। और मैं भी जब पाइथन सीखा था तो आई थिंक उससे पहले मैं पर्ल ज़्यादा करता था, और पाइथन आई थिंक मैं 2 दिन के अंदर जो कोड मैंने पर्ल में लिखा था उसको मैंने जब पाइथन में किया, तो फिर उसके बाद फिर मैं पाइथन करने लगा 2 दिन के अंदर। तो बस फ़र्क ये है कि पाइथन के जो कोड के जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कुछ हम जैसे बोलते हैं वैसा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो पर्ल से तो और एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक्स का नॉलेज। सो कितना ज़्यादा स्टैटिक्स का नॉलेज होना चाहिए? अगर सिंपली हम थोड़ा बहुत जाने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या टी टेस्ट या प्रोबेबिलिटी या थोड़ा बहुत है, तो कितना ज़्यादा जरूरत? हार्डकोर स्टैटिक्स चाहिए? कई बार लोग होते हैं नहीं यार मैथमेटिक्स मुझे नहीं करना है, तो नहीं तो जरूरत तो इसमें मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ स्टैटिस्टिक्स में, और जब यहाँ एस्ट्राजेनेका की पोजीशन के लिए मैं अप्लाई भी कर रहा था, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हर चीज़ में एकदम मास्टर्स चाहिए होता है कि आप हर चीज़ एकदम अच्छा कर रहे हो। प्रोग्रामिंग में भी एकदम बेस्ट हो, और स्टैटिस्टिक्स में भी बेस्ट हो, और बायोलॉजी में भी एकदम बेस्ट हो, मशीन लर्निंग भी बेस्ट कर रहे हो, तब आप सुपरमैन हो जाएंगे। मैथमेटिक्स भी एकदम बहुत अच्छा। अब
होते हैं लेकिन वैसे लोग, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्चुअली, कि ताकि आप उसको अप्लाई कर सको, या फिर अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आप उस चीज़ को समझ के आप दोबारा ये कर पाओ। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए कुछ ऐसे टूल्स का नाम बताइए, या कुछ ऐसे ओपन रिसोर्सेज का नाम बताइए जाके जिस पे लोग जाके कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें, या जाके देख सके कि एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हैंड्स ऑन तो आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन जैसे रिसोर्स की आप बात किए तो जैसे सबसे बड़ा रिसोर्स आपको है NCBI है, यूनिप्रोट है, फिर एक्चुअली PDB के वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो शायद आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको 3D में दिखता है, तो यू कैन लाइक फैसिनेटिंग लगेगा, थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं, प्रोटीन को घुमा फिरा के देख सकते हैं कि कैसा लगता है। तो ये सब तो रिपोजिटरीज या जो डेटाबेसेस हैं वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा हैंड्स ऑन और समझना है तो आई थिंक कोर्सेरा भी एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है, जहाँ पे आपको काफ़ी कोर्सेज हैं उसके बारे में आप जान सकते हो। और इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे, सीक्वेंसिंग में या नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में DNA RNA में क्या एप्लीकेशन होता है, या कोई पर्सन बायोलॉजी से इस एरिया में काम करता है, वांट टू ट्रांजिशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो इसमें एप्लीकेशन मैं यही कहूँगा कि वो फिर वही एक बायोलॉजी और टेक्निकल वाला पार्ट हो गया, जो आपको समझ में आनी चाहिए फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जो वो करके आते हैं उनका और जो जैसे जिन्होंने सीक्वेंसिंग मशीन्स चला रखे हैं, जो मास स्पेक चला रखे हैं प्रोटीन डेटा के लिए, वो अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहता है कि वो नॉलेज उसका है, तो उनको नुआंसेस पता है कि अगर कुछ डेटा ऐसा आया है तो हो सकता है कि ये इस कारण से हो जो शायद मुझे ना पता हो। है ना, जो यानी कि एक्सपेरिमेंट साइड से जो आए हैं उनके, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स अच्छा करें उनके साथ ये बेनिफिट बहुत है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, बट यहाँ पे बात की हम लोग की कंप्यूटर यूज़ करते हैं, स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, एंड देन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर बायोलॉजी। सिमिलर चीज़ें चल रही है डेटा साइंस में। तो डेटा साइंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कितना डिफरेंस है, कितना ओवरलैप है, और क्या ट्रेंड है? तो करंट ट्रेंड तो मैं ऐसा कहूँगा कि काफ़ी डेटा साइंस के लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आ रहे हैं। और मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो चाहिए होते हैं वो सारे उनके पास हैं डेटा साइंस के पास। उनको बस एक चाहिए कि वो बायोलॉजी का पर्सपेक्टिव, और वो अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, अगर बेसिक एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया जाए कि हमने ये चीज़ मेजर किया है, अब जैसे प्रोटीन मेजर किया है या RNA मेजर किया है अक्रॉस सो मेनी ग्रुप ऑफ हेल्दी एंड डिजीज, या फिर ट्रीटेड अनट्रीटेड पेशेंट्स में, तो उसमें आपको फिर ये इजी पड़ जाता है कि बायोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। एग्जैक्ट कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया जानना अच्छी बात है, क्योंकि वो जानने से फिर आप अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है डेटा में तो आप समझ पाओगे। लेकिन ये है कि डेटा साइंस काफ़ी हद तक कहूँगा ओवरलैप कर रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। तो डेटा साइंस वाले बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी आ सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले चाहें तो डेटा साइंस साइड जा सकते हैं थोड़ा। और आप इसको एक मशीन लर्निंग से कितना डिफरेंस है, डीप लर्निंग या जो AI बेस्ड डेटा एनालिसिस है जो आजकल काफ़ी इमेजिंग रेडियोलॉजी सब में यूज हो रहा है, उससे कितना डिफरेंट है? तो वो डिफरेंट नहीं है, मैं कहूँगा उसी अम्ब्रेला के अंदर वो आ जाता है। अब जैसे डेटा साइंस आप कह रहे हैं ना, तो डेटा साइंस के अम्ब्रेला के अंदर आ गया आपका डेटा माइनिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब डेटा साइंस के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि आप क्या प्ले कर रहे हो, आप डेटा के साथ प्ले कर रहे हो। सो एज ए ऑडियंस नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हमें किस में जाए कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। डेटा साइंस, डीप लर्निंग बेस्ड एनालिसिस, जो अभी तो ऑटो इंडस्ट्री, मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है, डीप लर्निंग एंड AI बेस्ड एनालिसिस या बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आंसर दोगे?
मैं ये बोलूँगा कि आप डेटा साइंस पे फोकस करो, एरिया पे फोकस मत करो कि अच्छा मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डेटा साइंस में जाना है, या फिर मुझे नहीं, कुछ लोगों का हॉबी नहीं हॉबी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये है कि नहीं बायोइन्फॉर्मेटिक्स फैसिनेट करता है तो बिल्कुल आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाओ। ठीक है, आपको अगर एस्ट्रोनॉमी में ये है तो आप उसमें जाओ, उसके डेटा के इसमें जाओ। लेकिन मैं एक जनरल ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वो आइडिया नहीं है कि मुझे किस में जाना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेटा साइंस एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंडर आप किसी में भी जा सकते हो। सो उधर से ट्रांजिशन करना बायोइन्फॉर्मेटिक्स से इजी होगा, मच इजियर। सो वहाँ से नहीं क्लियर है तो पहले डेटा साइंस में घुसो एंड देन यू कैन डिसाइड द नैरो डाउन कि किस एरिया में मुझे फोकस करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने मास्टर या और पीएचडी कर लिया बायोइन्फॉर्मेटिक्स से तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, एंड इफ यू कैन प्रोजेक्ट लिटिल बिट मोर अबाउट द सैलरी ऑप्शन, जो सबको इंटरेस्टेड होता है कि सैलरी कितनी है। अब सैलरी तो कंट्री वाइज बहुत डिफर करेगा। कंट्री वाइज तो नहीं कहेंगे, एक ही रिलेटिव बता सकते हैं आप। हाँ, यूएस में आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आप इजीली आराम से 100 पार कर जाओगे, 100 के डॉलर्स पर एनम। अब उसमें ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, कितना आप नेगोशिएट कर रहे हो, अटैच्ड बेनिफिट्स और क्या क्या हैं, वो बहुत मैटर करता है कि भाई आपको वो शेयर्स दे रहे हैं कि नहीं, स्टेक्स, फिर बोनस कितना है, तो उन सब चीज़ों पे काफ़ी। और यूएस में अगर मास्टर लेवल पे देखें तो कितना कैरियर स्कोप है? मास्टर्स लेवल पे आपको आई थिंक मैंने एक किसी को अंडरग्रेड लेवल पे भी ही वाज रियली गुड ऑन डूइंग, तो वो 80 के आसपास गया था। तो 70-80 आराम से आप टच कर सकते हो। इंडिया से आप काफ़ी टाइम बाहर निकल चुके हो, बट डू यू हैव एनी आइडिया कि इंडिया में क्या करियर स्कोप है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, और क्या फ्यूचर दिख रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का? इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं या इंडिया में जितने रिसर्च लैब हैं काफ़ी पुश तो कर रहे हैं कि वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हर जगह, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैं नहीं बोलूँगा, कलेक्टिवली कहूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ये जो बायो साइंसेज का रिसर्च है उसको पुश कर रहे हैं। आई थिंक जो जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है वो है एक तो फंडिंग का, जो जैसा मैंने सुना है कि कई बार काफ़ी देर से फंडिंग अगर अप्रूव हो भी जाती है तो फंडिंग देर से आती है, तो जिसके कारण आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स डिले होते हैं और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। और दूसरा आई थिंक एक चीज़ और रहेगा कि जो भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आते हैं इस फील्ड में पीएचडी करने या ये करने तब जब उनको कहीं और कुछ नहीं मिलता है। ओके, है ना, आई गॉट इट। तो वो इंडिया में फोकस ये रहता है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है तो इमीडिएटली मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, है ना। लेकिन वो नहीं अगर हो पाता है, मन लायक जॉब नहीं मिला, तो फिर वो एंटर करते हैं ये पीएचडी वाले इसमें या रिसर्च स्कॉलर या कुछ वैसे ज्वाइन करते हैं जहाँ की सैलरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। अब निकल के या तो इंडस्ट्री के जॉब में जाते हैं या फिर वो निकल के बाहर की कंट्री में चले जाते हैं। अगर वो फंडिंग सिचुएशन, अगर हमें पैसे की चिंता ना हो तो आई थिंक जो और बेटर रिसर्च करेंगे, अच्छा रिसर्च करेंगे और इंटरेस्ट से आएंगे कि नहीं मुझे ये करना है, है ना। तो वो एक चीज़ अच्छा रहेगा। बट मैं देख रहा हूँ कि हाँ, इंडिया साइड से भी काफ़ी एटलीस्ट एकेडमिक साइड में काफ़ी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च पुश कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी काफ़ी कंपनीज आ गई हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रही हैं, बट मोस्ट ऑफ्टन मैंने ये देखा है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होकर के वो सर्विस ओरिएंटेड है, जहां वो प्रोजेक्ट्स बाहर के कंट्रीज से या कुछ लेते, जो आईटी वाला सिस्टम है कि आपने प्रोजेक्ट लिया उसमें करके आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रिमोट जॉब का क्या स्कोप है? तो काफ़ी स्कोप है, आई थिंक उसी का यूज कर रही है कंपनीज इंडिया में कि इधर से काम लेके और अच्छा बेनिफिट कमा रही हैं और वहाँ से सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको क्या चाहिए? एक कंप्यूटर चाहिए,
जरूरी नहीं है कि आपका वो कंप्यूटर एकदम हाई एंड हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर हो। आप उस कंप्यूटर से किसी हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर को कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हो। डिपेंड करता है उसका एक्सेस आपको कितना है। रिमोट वर्किंग का तो पूरा स्कोप है, लेकिन फिर भी जब तक आप साइंटिस्ट से मिलते हो और डेटा को समझते हो, वो एक एस्पेक्ट एक अलग आ जाता है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। बट अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन कहीं से भी काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूएस के अंदर भी जो काफ़ी न्यू जॉब ओपनिंग्स जो आ रहे हैं, तो उसमें हाईलाइट ये करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम। सो आई होप हम लोगों ने काफ़ी कवर किया कैरियर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, और आप स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है, एडवाइस चाहते हैं प्रवीण से, तो भी कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू कनेक्ट प्रवीण थ्रू लिंक्डइन एंड होपफुली ये गाइड करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो। So thank you very much for watching. See you in the next video. Bye. Thank you for having me. And best wishes for your career in bioinformatics.